नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह के साथ हम दोनों फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर और साथ ही जो बदला हुआ मौसम है इसको लेकर के भी अपडेट इस बुलेटिन में हम आपको देंगे। तो दिल्ली एनसीआर में तो मौसम सुहाना हो गया है। आपके शहर का क्या हाल है, जरा आप भी बाहर निकलिए, देखिए सुबह कितनी खूबसूरत लग रही है। और खबरों से अपडेट करने के लिए तो हम है ही। और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इसको लेकर बीजेपी की जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है वो आज जारी की जा सकती है। यूपी की बात करें तो बीजेपी सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें बताया जा रहा है छोड़ सकती है। और अपना दल को मिर्जापुर और रॉबर्टगंज, जबकि आरएलडी को बिजनौर बागपत सीट मिल सकती है। और इसके अलावा ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को, घोसी और संजय निषाद की निषाद पार्टी को हलीलाबाद सीट मिल सकती है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में देखिए, लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और बीजेपी, अपना दल, आरएलडी और अन्य पार्टी को 6 सीटें दे सकती है। तो सहयोगी दलों के लिए 6 सीटों को छोड़ा जा सकता है, जिनमें अपना दल है, आरएलडी है और अन्य पार्टियां हैं। और आज ये पहली लिस्ट जारी हो सकती है क्योंकि देर रात तक परसों मंथन चला था। सुबह 3 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव समिति की बैठक में मौजूद थे और उसमें पहली लिस्ट जारी होगी। उसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि कई मौजूदा सांसदों का पत्ता भी कट सकता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की सौगात देखिए उज्जैन को मिली है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। और वैदिक घड़ी कई मायनों में बेहद खास होती है। और आपको बता दें कि उज्जैन में इस घड़ी को इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि महाकाल नगरी उज्जैन हमेशा से काल गणना का केंद्र रही है। और क्या क्या खास है इस वैदिक घड़ी में, वो आपको इस डिटेल रिपोर्ट में दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एमपी को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से ही वैदिक घड़ी चर्चा में है। वैदिक घड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध सदियों पुराना इतिहास से है। ऐसा माना जाता है कि 1906 से पहले समय की गणना वैदिक घड़ी से होती थी। घड़ी करीब 85 फीट ऊंचे टावर में लगाई गई है। वैदिक घड़ी में समय के साथ मुहूर्त भी दिखाई देगा। घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, तिथि, ग्रहों की स्थिति, ज्योतिषीय गणना और भविष्य की जानकारी देगी। इस घड़ी को उज्जैन की जीवाजी वेधशाला के पास स्थापित किया गया है। भारत की एकमात्र वैदिक घड़ी इंस्टॉल हो गई है। उज्जैन की वेधशाला में इसे इंस्टॉल किया गया है। और मेरे बाईं तरफ जो टावर आप देख रहे हैं, इसके सबसे ऊंचे शिखर पर जो घड़ी आप इस समय देख रहे हैं, ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। वैदिक घड़ी जो तैयार की गई वो विक्रमादित्य शोध संस्थान द्वारा की गई और उसके निदेशक हैं डॉक्टर श्रीराम तिवारी हमारे साथ हैं। सर, क्या विशेषता है इस घड़ी की और क्या लाभ होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो घड़ी है ये भारतीय कालगणना की जो प्राचीनतम पद्धति है दुनिया की, उस पर ही आधारित है। तो जो कालगणना की जो हमारी परंपरा है, ज्ञान परंपरा जो है, जिसको अंग्रेजों को शासन काल में पराजित करने का, पराभूत करने का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ, उसको हम फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक घड़ी के लिए सबसे पहले मोहन यादव ने पहल की थी। 2022 में उन्होंने घड़ी के लिए टावर के निर्माण की घोषणा की थी और विधायक निधि से 1 करोड़ 68 लाख रुपए आवंटित किए थे। और बड़ी खबर आपको बता रहे, योगी सरकार के नाम नया रिकॉर्ड आया है। आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। 5 करोड़ कार्ड बनाने वाला जो पहला राज्य है वो इसी के साथ उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे इस वक्त चल रही है। और यही वजह है कि योगी सरकार के नाम ये नया रिकॉर्ड, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाने का एक अनोखा रिकॉर्ड बना है, जिसमें 5 करोड़ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार के नाम नया रिकॉर्ड बना है, आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड। तो देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान गढ़ा है और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य इसी के साथ उत्तर प्रदेश बन चुका है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसे योगी सरकार नहीं बख्शेगी। ये साफ हो चुका है जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस की टीम अपराधियों पर करती है। मुजफ्फरनगर में गौकसी में शामिल बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। कई बदमाशों को पुलिस ने इस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार भी किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खेत में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। एक दरोगा भी इस दौरान घायल हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे कुछ पुलिसकर्मी एक खेत में बदमाशों को पकड़ने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद गन्ने के खेत से घायल हालत में कुछ बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मौके पर 6 अभियुक्त एक गाय की बछड़े को बांधे हुए घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तुरंत पुलिस द्वारा उनको रोक के गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया, अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इस फायरिंग में हमारे एक सब इंस्पेक्टर रविंदर घायल हुए हैं। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस फायरिंग में अभियुक्त भाग निकले। 3 अभियुक्त फायरिंग में घायल हुए हैं और 3 अभियुक्त भाग निकले। इसके उपरांत तुरंत पूरे एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उस कॉम्बिंग में एक अभियुक्त पास के ईख के खेत में छुपा हुआ गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 अभियुक्त भाग निकलने में सफल हुए हैं। 3 घायलों सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ में 3 आरोपियों को पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाशों के पास से 2 बाइक, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में न सिर्फ स्वास्थ्य की हमने आपको बात बताई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी योगी सरकार के निर्देश इतने सख्त हैं कि अगर कोई भी अपराधी है, वो किसी तरह के अपराध में शामिल होता है तो उसे या ताउम्र याद रहेगा, जो उसे सजा मिलेगी। वहीं अब आपको चलिए आगे बढ़ते हुए 3 शहरों से आग के तांडव की तस्वीरें दिखा देते हैं। ग्रेटर नोएडा, आगरा और मुंबई में आग का कहर देखने को मिला है। जी हाँ, इन 3 शहरों के वायरल वीडियोस को आप देखिए और देखिए आग ने कितना नुकसान और कैसे वहां पर आग लग गई। देखिए इस रिपोर्ट। 3 शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की है, जहां अचानक एक कार में आग लग गई। हालांकि वक्त रहते सवारियों ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां एक स्कूल बस आग का शिकार होते होते बची। बच्चों को लेकर स्कूल बस रोड से गुजर रही थी, तभी बस से धुआं निकलना शुरू हो गया। इससे पहले कि आग फैलती, बस में रखे अग्निशमन यंत्र की मदद से आग को बुझा दिया गया। बस में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वक्त रहते स्कूल बस में बैठे दर्जनों बच्चे बस से नीचे उतर आए, जिसके बाद रोड पर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जिस वक्त आग बुझाई जा रही थी, स्कूल स्टाफ मोबाइल कैमरे बंद करवाने में लगा था। आग की एक और खबर मुंबई के मीरा रोड से सामने आई है, जहां हाईवे से सटी दुकानों और एक होटल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दूर से ही लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नाराजगी की बात करते हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नाराज है और नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि अब ये कानूनी जंग में तब्दील हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष गडकरी और जयराम रमेश को लीगल नोटिस तक भेज चुके हैं। दरअसल नाराजगी की वजह से आधा अधूरा बयान को पोस्ट करना कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री गडकरी के बयान को सियासी फायदे की नीयत से पोस्ट किया गया। तो गडकरी ये नोटिस भेज चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष को और साथ ही जयराम रमेश को ये लीगल नोटिस भेजा गया है। अब ये बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसको लेकर के नाराज है। जो अक्सर मुस्कुराता है वो नाराज चल रहा है। जो सियासत और संबंध को कभी मिक्स नहीं करता है वो गुस्से में है, और इसकी वजह है ये वीडियो। आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है, किसान की फसल को अच्छे भाव नहीं है। ये वीडियो कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया है। आप देख सकते हैं, इसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान साझा किया गया है। गडकरी का दावा है कि सोशल मीडिया पर उनके बयान का एक छोटा हिस्सा ही डाला गया। कांग्रेस ने अधूरा वीडियो साझा किया, जिसके चलते उनका बयान गलत ढंग से लोगों के बीच पहुंचा।
आरोप है कि ये उनके पॉलिटिकल इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। इसको लेकर नितिन गडकरी ने लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश से माफी की मांग की गई है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से नितिन गडकरी का बयान साझा किए जाने के बाद ये वायरल हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लीगल नोटिस पर अभी कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बेंगलुरु के धमाके की, जहां पर बहुत ही मशहूर कैफे रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। और सवाल यह है कि इतने लो इंटेंसिटी के धमाके के पीछे क्या साजिश थी, क्या मकसद था और पुलिस की कार्रवाई अभी तक कहां तक पहुंची है। दिखा देते हैं पूरा अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पहले धुआं उठा, फिर धमाका हुआ और मच गई अफरा तफरी। ये तस्वीरें बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वर कैफे की हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। जानिए उससे अब तक क्या पता चला है। तमाम सीसीटीवी को खंगालने के बाद पुलिस ने बताया है कि आरोपी जो है वो 28 से 32 साल की उम्र का है और साथ ही जब वो इस कैफे में पहुंचा था तो रवा इडली जो है उसका कूपन लिया था, लेकिन खाना नहीं खाया था। बस से वो आरोपी जो है यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद उसने एक बैग रखा जिसमें टाइमर और नट बोल्ट से बना हुआ एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था। सुना आपने, इस ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये कि धमाका भले ही छोटा था, लेकिन साजिश बड़ी थी। यही वजह है कि इस वारदात की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। बता दें कि बेंगलुरु ब्लास्ट की जांच में एजेंसियां 3 मॉड्यूल पर काम कर रही हैं। आईएसआईएस का बल्लारी मॉड्यूल, पीएफआई मॉड्यूल और लश्कर तैयबा ब्लास्ट का पैटर्न, जिससे बेंगलुरु ब्लास्ट का तरीका मेल खाता है। वहीं इस ब्लास्ट के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। वहीं बेंगलुरु कैफे विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की नीतियों पर हमला बोला। जो रेडिकलाइजेशन करते हैं, मूलभूतवादी ऐसे जो बोलते हैं, इन लोगों को एक तरफ से एनकरेजमेंट कांग्रेस पार्टी से मिल रहे, सपोर्ट मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, इसके कारण ये सब चीज हो रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मौकाए वारदात पर पहुंचे और सुनिए क्या कहा। Want to blame anyone here? Who are in power? For us, the image of Karnataka, we will not leave. We will see that we will nab the culprits. Police will take its law into own. बता दें कि डीके शिव कुमार ने धमाके के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। और चलिए बात करते हैं कानपुर की, जहां एक धरना सेठ की अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है। 50 घंटे से ज्यादा वक्त से आईटी की छापेमारी जारी है। बंशीधर टोबैको कंपनी के मालिक के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जी, आईटी की रेड ये सिर्फ कानपुर में ही जारी नहीं है, बल्कि दिल्ली, गुजरात ऐसे अलग अलग ऑफिसेस में आईटी की रेड इस वक्त चल रही है। गुरुवार से ही रेड जारी है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अब तक की रेड में आईटी टीम को क्या कुछ बरामद हुआ। देखिए रिपोर्ट। पहली तस्वीर कानपुर के नयागंज की है, वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के बसंत कुंज की है। दोनों जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये तस्वीरें उस धन कुबेर के अड्डों की हैं, जहां आईटी की टीम आधम की और बड़ा पर्दाफाश किया है। छापेमारी की ये कार्रवाई बंशीधर तंबाकू कंपनी के खिलाफ हो रही है। कंपनी के कानपुर के साथ ही दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और मिला क्या है, ये सुन लीजिए। जो गाड़ियों के बेहद शौकीन ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से महंगी गाड़ियां जो बरामद हुई है, उन गाड़ियों का, और इसमें सबसे एक नई बात निकल के आ रही है कि जो तमाम जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का नंबर भी 4018 ही है। सुना आपने, सभी कारों का एक जैसा नंबर, और कार भी इतनी महंगी जिसे आम आदमी तो क्या, रईस भी खरीदने से पहले 100 दफा सोचे। अब सवाल है कि छापेमारी क्यों हो रही है। दरअसल बंशीधर तंबाकू कंपनी पर आरोप है कि कंपनी का करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना टर्नओवर है, लेकिन टैक्स सिर्फ 25 करोड़ रुपए का भरा जाता था। फर्जी बिल, कच्ची एंट्री और फर्जी चेक के जरिए करोड़ों रुपए की सालाना टैक्स चोरी होती थी। खबरों के मुताबिक आईटी की इस रेड में कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
रही है। यहाँ से एक टीम निकली है जिसके हाथ में कुछ दस्तावेज थे, कुछ उनके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे और उन तमाम जो गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स थे उसको लेकर के आईटी की टीम यहाँ से निकली है। ऐसा माना जा रहा है कि जिन डॉक्यूमेंट्स और गैजेट को लेकर के आईटी की टीम यहाँ से निकली है उनमें कहीं ना कहीं उन्हें कुछ संदेह हुआ था, जिसको लेकर के आगे की जांच के लिए उन्हें अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने 4 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। 10 बजे वो नादिया पहुंच जाएंगे, जहां पर हजारों करोड़ की सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार भी जाएंगे, जहां मंच पर एक साथ प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम दलों ने प्रचार में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय जाएंगे, जहां से पीएम हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज पीएम मोदी बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। तकरीबन 20 महीने बाद ऐसा पहला मौका होगा जब एक मंच पर नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक साथ नजर आएंगे। इस दौरान मंच पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 5:15 बजे प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां वो सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और देश भर में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए की कई तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं के साथ साथ बिहार में 13,400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का पीएम उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिहार के लिए दिलचस्प ये है कि 5 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार 6 मार्च को भी बेतिया आ रहे हैं। बेतिया दौरे के दौरान भी पीएम कई योजनाओं की सौगात क्षेत्र की जनता को देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है और दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने हुबली में एक जनसभा की। संदेशखाली से लेकर टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर भी प्रधानमंत्री इस संबोधन के दौरान तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। हालांकि शाम के वक्त राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की शिष्टाचार मुलाकात भी हुई। इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत दोनों के बीच हुई, कितनी अहम ये बैठक रही, देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार शाम राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने पश्चिम बंगाल के बकाये का मुद्दा उठाया। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 1,18,000 करोड़ रुपए बकाया है। सीएम ममता ने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनके कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले शुक्रवार को हुगली के आरामबाग में मोदी ने टीएमसी को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान संदेशखाली का मुद्दा भी उठाया। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेशखाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। अरे शर्म आनी चाहिए। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेशखाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। आज सुबह पीएम मोदी 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नादिया जाएंगे।
नादिया के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अब लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सरगर्मियां काफी उसमें बढ़ चुकी हैं और अपने अपने तरीके से हर कोई गणित बिठा रहा है, समीकरण बिठा रहा है। बात असदुद्दीन ओवैसी की करें तो यूपी और बिहार में भी वो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार पहले के मुकाबले उतार सकते हैं। तो यूपी में कितनी सीटें हो सकती है जिस पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों को उतारेगा? ओवैसी की पार्टी के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है, दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी खबर। ओवैसी और उनकी पार्टी ने एक ऐलान क्या किया, दो सूबों की सियासत में भूचाल आ गया, वार पलटवार शुरू हो गया। पहले सुनिए यूपी को लेकर एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने क्या कहा था। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। सुना आपने, फैसला लगभग हो चुका है, यानी एआईएमआईएम यूपी में अगर 7 या उससे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी तो अखिलेश और राहुल की मुसीबतें बढ़नी तय मानी जा रही है, क्योंकि वोट बंटने से बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन एआईएमआईएम के इस ऐलान पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। डिम्पल यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। अगर वो राउंड द क्लॉक का मतलब रोज लोगों से संपर्क बनाए, लोगों की बातें सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करे तो अच्छा होगा, तो उनकी पार्टी भी प्रोग्रेस करेगी। ये चुनाव टाइम में जो आते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यूपी में खलबली मची है तो बिहार में भी ओवैसी के ऐलान ने आरजेडी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। हम पिछले बार भी एक ही सीट पर लड़े थे, दूसरी सीट पर नहीं लड़े तो कई सीटों पर बीजेपी जीत गई, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। ऐसे में अब यूपी और बिहार में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे दल ओवैसी के ऐलान के बाद क्या रणनीति बनाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि ओवैसी की पार्टी अगर उम्मीदवार खड़े करती है तो मुस्लिम वोट में सेंधमारी लगना तय है।